ओके, ठीक है। तो कल के जो टॉपिक हमने शुरू किया था, कल के लास्ट टॉपिक में हमने देखा क्या शुरू किए थे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा जो न्यू यूनिट शुरू हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसे कहा जाता है मानव कार्यकी। आप में से कोई बताएंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी होता क्या है? क्या समझते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब? नहीं पता? चलिए सर कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। सर ह्यूमंस में जो एक्टिविटीज होते हैं उसके स्टडी को ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। यू आर राइट, ठीक है, डेफिनेटली राइट। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है, जीवों में, एक्चुअली हम जब यहाँ पे मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य में होने वाली ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, मनुष्य में, यहाँ मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मनुष्य में होने वाली, है ना, मनुष्य में होने वाली जैविक क्रियाओं का मतलब होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ठीक है, परिवहन हो गया, उत्सर्जन, प्रजनन आदि क्रियाओं का अध्ययन करना ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्लियर ना? सबको पता चल गया ना कि अब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, इतना मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या, किसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जाके यदि आप मेडिकल साइंस का अध्ययन करते हैं, एनी 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 मेडिकल कोर्स, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, आपका पीपीएचडी हो, या आपका बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, जो नर्स वगैरह होता है, जीएनएम वगैरह होते हैं, है ना, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं उन सब में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई ही जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिंपल सा है, जब हम यहाँ पे मानव मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य कार्य की मतलब जो भी एक्टिविटीज होती है, क्रियाएं होती है, ठीक है, तो मानव में होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, आपका पाचन, डाइजेशन, यहाँ पर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसको सर्कुलेशन भी बोलते हैं, और यहाँ पर एक्सक्रेटरी होता है, और साथ में यहाँ पर रिप्रोडक्शन, इन सभी जो क्रियाएं जो होती है मनुष्य में होती है ना, तो इन्हीं के बारे में, इनकी क्रियाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और मेडिकल साइंस का ये बैकबोन है, याद रखिएगा, ठीक है, मेडिकल साइंस का ये क्या है, बैकबोन है। ठीक है सर क्या बोले? कुछ नहीं बोला, मैं बोला आगे आगे चले बोला।
सर वो बैकबोन किसका बोले? मेडिकल साइंस का बैकबोन, बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस। सर मत इरेज करिए ना। क्या हो गया? नहीं लिखे हो आप लोग? तो सर पूरा कर दो। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया, छाप लिए? हाँ सभी का हो गया ना? और कैसे आज स्टूडेंट बहुत कम ज्वाइन किए हैं? नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं करना है क्या इन लोगों को? अपने आप को क्या आर्ट के स्टूडेंट समझते हैं लोग? आप लोग इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी के स्टूडेंट नहीं हो? साइंस है ये, एकदम मजाक बना दिए हैं साइंस को। ना तो ये जीव विज्ञान के विद्यार्थी लोग क्लास अटेंड करते हैं और ना ही गणित के स्टूडेंट लोग। पता नहीं ये लोग क्या सोच के साइंस ले रहे हैं, पूरा साइंस को मजाक बना रहे हैं लोग। 82 स्टूडेंट है टोटल बायोलॉजी में। ज्वाइन कितने लोग किए हैं देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ऐसे स्टूडेंट लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि जितने भी आपका जो बेसिक जो नॉलेज है आपका 11वीं और 12वीं का नॉलेज, इतना 11वीं 12वीं में यदि ईमानदारी से यदि जिसने भी पढ़ लिया ना, आपको मैं बताऊं उसको कॉलेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कौन समझाए इन लोगों को? चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो बेसिक चलेगा इसमें, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे, बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे पहले हमको ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना है, ठीक है? और बेसिक कंप्लीट होने के बाद ही हम हमारा जो पहला इस यूनिट का पहला चैप्टर होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो मनुष्य के बारे में सबसे बेसिक नॉलेज ये है, क्योंकि इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत जहाँ पे नीट का सिलेबस भी रखा गया है, 7 चैप्टर, 60 मार्क्स, 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो कैसे होता है? एक होलो लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसे होता है? होलो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, जैसे एक ड्रम है होलो। ठीक है, ऐसे ही संरचना है। ठीक है, यहाँ से ऐसा नली निकले रहता है और यहाँ से अंतिम और ये प्रारंभिक वाला नली। ठीक है, यहाँ पर इनके हाथ होता है, ये हाथ है और ये इनके हाथ। ठीक है, ये इनके पैर हैं। ठीक है, ऐसे ही संरचना होता है ना, ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक मनुष्य के
ह्यूमन बॉडी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी की संरचना यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक संरचना है, एक कैविटी नजर आता है, ये कैविटी है, ये ठीक है, कैविटी है। और इस कैविटी में चलिए ये वाला जो पार्ट होता है बॉडी सरफेस होता है। अब बॉडी सरफेस को जब हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो स्थान है ब्लैंक है, खाली स्थान होता है। यहाँ पर एक कैविटी है, गुहा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, स्पेस मिल गया, कैविटी मिल गया, ठीक है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? सिलोम कहा जाता है, या इसी सिलोम को बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। हिंदी में कहा जाता है इसको देह गुहा, ठीक है, देह गुहा है। बीच में एक चैम्बर टाइप का संरचना आपको दिख रहा है, ये वाला एक चैम्बर है, बॉक्स नुमा चैम्बर है। ये दो भागों में डिवाइड होता है, ये ऐसा, ये डिवाइड है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है थोरेसिस कैविटी बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? थोरेसिस कैविटी कहते हैं। थोरेसिस कैविटी को हिंदी में कहा जाता है बच्ची गुहा, ठीक है। ये क्या है? बच्ची गुहा। अजय करिए, अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए, आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये बच्ची गुहा हो गया। इस बच्ची गुहा में, ठीक है, इस बच्ची गुहा में क्या पाए जाते हैं? फेफड़ा पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं। और फेफड़े के ये वाले बीच में यहाँ पर हार्ट पाया जाता है, ये याद रखिएगा, ये हार्ट है, हृदय है। और यहाँ पर पाए जाते हैं लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, लंग्स फेफड़ा कहते हैं और इसको हृदय कहा जाता है, ठीक है। और नीचे में जो कैविटी है, इस कैविटी को कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। उदर गुहा कहते हैं इसको, उदर गुहा, ठीक है। आपका ये जो फेफड़ा जो दिख रहा है एक्चुअली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। ये लंग्स जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। हृदय जो है, ये हृदय जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एब्डोमिनल कैविटी दिख रहा है, और ये एब्डोमिनल कैविटी जो है ये यहाँ से ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पर सिस्टम पाया जाता है, इस सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर दो कैविटी मिल गए ना, एक बच्ची गुहा और एक उदर गुहा। तो बच्ची गुहा में रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पर, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के बीच में एक दीवार पाया जाता है, दोनों को अलग करने वाले एक दीवार है, एक संरचना है, ठीक है। इस संरचना को क्या बोलते हैं? डायफ्राम कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम करते हैं, ठीक है। तो हो गया ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट है जिसको उदर गुहा कहते हैं,
और उदर गुहा के नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट में जो कैविटी पाए जाते हैं, ठीक है, इस कैविटी को कहा जाता है प्यूबिक कैविटी कहते हैं, प्यूबिक गुहा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्यूबिक गुहा कहा जाता है। नहीं दिख रहा है क्या नीचे? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्यूबिक गुहा कहा जाता है। और इस प्यूबिक गुहा में मनुष्य के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो यहीं पर रहते हैं। ये आपका जो प्यूबिक वाला जो स्टेट है, इसी स्टेट में ही क्या रहता है, आपका जो मानव के जो प्रजनन अंग जो होते हैं यहीं पर वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सभी को पता चल गया ना इतना कि ह्यूमन बॉडी कैसे होता है, क्या है? यस सर। ठीक है, और ये खोपड़ी है, खोपड़ी, ये वाला पार्ट जो है, ये मान के चलिए ये क्या है, खोपड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर खोपड़ी जो है ब्रेन वाला पार्ट होता है। ठीक है, ब्रेन के लिए अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और इस ब्रेन में इस आई के बारे में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि ब्रेन और आई जो होता है वो एक दूसरे के जस्ट जुड़ा हुआ रहता है, एक संबंध रहता है दोनों के बीच में। क्यों संबंध होता है? संबंध इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज को आंखों से देखा जाता है, जब प्रकाश आंखों में पड़ती है तो आपको मालूम होगा कि वहां पर फिजिकल एक्टिविटी होता है, जिसके थ्रू हमारे आंखों में जो रेटिना पाए जाते हैं वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को। और प्रकाश जो है ना, लाइट जब रेटिना पे पड़ती है वस्तु से होकर आती है ना, ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट से होके आते हैं, तो हमारे रेटिना में वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा उल्टा बनता है ना, तो फिर उसको हमको दिखाई देता है। तो ये जो ब्रेन जो है, इस ब्रेन के द्वारा ही हमको क्या होते हैं, जो इमेज होता है वो हमको वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, यदि आंख पीछे की ओर होता तो ब्रेन को कार्य करने में बहुत ही कठिनाई होता, इमेज बनने में भी प्रॉब्लम होता, इसलिए नेचर ने, प्रकृति ने आंखों को सामने बनाया है। ठीक है, इसके बाद ये नोज है, नोज नाक है, और नोज जो है एक्चुअली यहाँ पर एक सिस्टम पाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सिस्टम कहा जाता है। ये आपके 11वीं की क्लास के सिलेबस में भी रखा गया है ऑल्फैक्टरी सिस्टम, जहां पर ये बताया गया है कि जो घ्राण तंत्र कहा जाता है इसको। ठीक है, हिंदी में ऐसा लिखा जाता है घ्राण तंत्र। ठीक है, इसमें 24 सेंस जो होते हैं, गंध वगैरह होते हैं, है ना, किसी भी जैसे मनुष्य का नोज से जो गंध, सेंस ऑफ स्मेल जो होता है वो अलग होता है। कुत्तों में ज्यादा हाई पावर के होते हैं, पक्षियों में सेंस जो होता है वो लो होता है ना, तो ये सब उसमें। और यहाँ से जो माउथ है, ठीक है, तो माउथ जो है, फिर यहाँ से ये नली आपको मिलेगा। ठीक है, माउथ माउथ है ये, तो माउथ जो है ये बकल कैविटी बोला जाता है, बकल कैविटी है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। ठीक है ना? और यहीं से ही, नाक से यहीं से ही जुड़ा रहता है आपका नेजल पैसेज होता है, नासा मार्ग होते हैं, वो सब यहाँ से अटैच होते हैं। ठीक है, नासा मार्ग नीचे की ओर आपको फेरिंक्स मिलेगा, फेरिंक्स ग्रसनी कहा जाता है। इसके बाद ये लंबी वाला जो होती है वो एसोफेगस होता है, ग्रास नली होता है। एक्चुअली ये जो पूरे जो कैविटी जो होते हैं उसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो पहचान लिए ह्यूमन बॉडी में कैसे होते हैं, क्या होता है। आगे चले अब। कोई है जिन्होंने अपना हाथ उठाए हैं? कौन है जी? खिलेश साहू, हैंड रेस, बताइए क्या हुआ। खिलेश, तो वही ऑप्शन तो क्लिक हो इस पे है। सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? सर कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं।
तो आगे चले। सर यस सर। हाँ बोलिए। सर वो नोज नोज के नीचे जो ऑल फैक्ट्री सिस्टम लिखे हैं ऑल्फैक्टरी उसको सिस्टम, बताइए। ऑल्फैक्टरी सिस्टम में एक्चुअली जो सेंस ऑफ स्मेल जो होता है नहीं जी, हम जब किसी की खुशबू, किसी की बदबू, जो भी ये गंध है ना, ये गंध तो नोज के माध्यम से हमको पता चलता है ना, तो वहां पर जो सेंस ऑफ है ना, मतलब यहाँ पर पूरे नोज के होता है, कैसे बना होता है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका फंक्शंस क्या होता है ना, उस सब के बारे में ऑल्फैक्टरी जो सिस्टम जो होते हैं वो वहां पर बताया गया है। ठीक है सर थोरैक कैविटी और सीलम में क्या डिफरेंस है? जी देखिए, सीलोम जो होता है, ये ह्यूमन बॉडी के जो सरफेस है, ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा शरीर है, ठीक है, तो हमारे शरीर का ये वाला जो पार्ट है, ये बॉडी बॉडी सरफेस है, तो बॉडी सरफेस में यहाँ पर कैविटी पाया जाता है। डायरेक्ट आपका ये वाला हिस्सा थोड़े ना है, नहीं है ना, डायरेक्ट यहाँ पर कैविटी पाया जाता है, थोड़ा सा गैप है वहां पर। ठीक है, वहां पर क्या है, गैप है, दोनों किनारे में गैप है, और दोनों किनारे के गैप के बाद में यहाँ पर आपका ये वाला कैविटी पाया जाता है। ठीक है, और इस कैविटी को दो भागों में डिवाइड करने वाला है डायफ्राम, और ऊपर की ओर पाया जाता है थोरेसिस वक्षी गुहा, और नीचे की ओर पाया जाता है उदर गुहा। ठीक है, वक्षी गुहा में आपका ये जो लंग्स जो होते हैं, हार्ट होते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ तक कि किडनी। ठीक है, किडनी भी जैसे उदर गुहा के ऊपर में अटैच रहता है, यहाँ यहीं पर ही किडनी यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे पाया जाता है, यहाँ से वेन्स और वो जुड़ा रहता है। ठीक है, वेन्स और जो आर्टरी जो होता है, ठीक है, और यहाँ से आपका, और ये वाला ऐसा, ठीक है, और ये पीछे की ओर, इस जैसा पीछे की ओर रहता है ना, ये नीचे रहेगा उदर के ये वाले पार्ट में रहता है, मैं थोड़ा सा ऊपर बना लिया। ठीक है, इससे पीछे की ओर अटैच रहता है। ठीक है, और जो आपका, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको मैं डाल के बना रहा हूँ ना, एक मिनट, ठीक है, जो किडनी वाला जो पार्ट होता है, उत्सर्जन तंत्र के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपका किडनी है, और ये यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, जो जस्ट आपके वक्षी गुहा के नीचे और ये जो उदर गुहा के पीछे में ये पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपके जो वेन्स और जो आर्टरी जो होते हैं, वेन्स और आर्टरी जो होता है वो अटैच रहता है, आपका जो सीरा और धमनी। ठीक है, सीरा और धमनी जो है वो फेफड़ा से जुड़ा हुआ रहता है, सीरा और धमनी जो है वो आपके हृदय से जुड़ा रहता है, सीरा और धमनी जो होता है यहाँ से भी जुड़ा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट जो होता है, ठीक है, ब्लड में वहां पे परिवहन का काम करते हैं, तो आपको मालूम है कि हृदय पंपिंग करता है, हृदय जो होता है पंपिंग करता है, और पंपिंग के थ्रू वो फेफड़े के पास जो ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है उसको वहां पे पहुंचाते हैं, और पहुंचाने के बाद उसे प्यूरिफाई करते हैं। फेफड़ा जो होते हैं रक्त का शुद्धिकरण करता है, और रक्त का जब शुद्धिकरण करते हैं तो वो बायां आर्टरी से होते हुए हृदय में प्रवेश करती है शुद्ध रुधिर, और शुद्ध रुधिर फिर धीरे धीरे आपका फिर से कहाँ पे पहुंच जाते हैं, विभिन्न ऑर्गन के पास पहुंच जाते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना? यस। ठीक है, मिटा दूं? यस सर। यस सर।
चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिनमें डाइजेशन की क्रिया संपन्न करती है, डाइजेशन पाचन की क्रिया संपन्न करती है। ठीक है, उसको जिसमें आप जानते हैं कि इस डाइजेशन की क्रिया में क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल जो होते हैं इसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में, ये जानते हैं आप। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअली ये है कि हम जीवों को, हम मनुष्य को कार्य करने की जरूरत होती है ना, और कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो हमको खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, तो खाना जो खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, ये स्टार्च, स्टार्च जो होते हैं ये हाई मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टार्च। ठीक है, इस स्टार्च में यही रहता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का क्या होगा, यहाँ पर डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन जब होगा तो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में, और इस सिंपल फॉर्म को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज। अब आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है ये है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन उद्देश्य ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो ग्लूकोज जो प्राप्त हो रहा है, ग्लूकोज, ठीक है, इस ग्लूकोज को ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल तक पहुंचाना, रक्त वाहिकाएं जो होते हैं उनका काम है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और ये जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये सेल्स से जुड़ा हुआ रहता है, सेल है, ये कोशिका है। ठीक है, आप जानते हैं कोशिका को कार्य करने की जरूरत पड़ती है, और कोशिका को ऊर्जा जो होती है वो इसी ग्लूकोज से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ये इस ब्लड में आ गया। ठीक है, और ब्लड में आने के बाद ये यहाँ सेल में भी पहुंच गया। ठीक है, सेल में पहुंच गया। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर जब सेल है, अब सेल है तो यहाँ पर ये भी मालूम होगा कि आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब जानते हैं कि जब ग्लूकोज यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी जाएगा इसी ब्लड के माध्यम से। ठीक है, कैसे जाएगा, ब्लड के माध्यम से, ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, और ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया रिंगिंग फॉर्म में रहता है सर। ठीक है, ये क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया है ये। ठीक है, दो लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इधर से ऑक्सीजन जो O2 जो है वो इधर से आ रहा है, O2 जो है वो इधर से आ रहा है, और जब इधर से आ रहे हैं तो यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाएगा ऑक्सीजन, दो रास्ता मिलेगा, यहाँ पे श्वसनी कहा जाता है इसको। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, और इधर से CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, गैसों का एक्सचेंज जो होता है वो फेफड़े में होता है, तो CO2 इधर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि O2 यहाँ पर आ गया, और O2 जब यहाँ पर आया तो आपको मालूम है कि इस फेफड़े से जुड़ा हुआ रहता है, आर्टरी जुड़ा रहता है।
ठीक है, आर्टरी भी जुड़ा हुआ है। अब आपको समझ, बाकी आगे जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इस फेफड़े में जो ये ऑक्सीजन जो आया है, ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में आ गया, O2 के पास आ गया ना ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स में जब यहाँ पर आएगा तो ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, ये C6H12 और वो A6 जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन कर लेगा, केमिकल रिएक्शन कर लेगा। और केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो केमिकल फॉर्म में एक मॉलिक्यूल्स बनाता है और उस मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये केमिकल फॉर्म में होता है। कैसे होता है? केमिकल फॉर्म में। ठीक है, और फिर इसके बाद वेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये सभी रिएक्शन कहाँ हो रहा है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी यहाँ पर उत्पादन हो गया और इस एटीपी को ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्टोरेज करके रखेगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ एटीपी या पावर ऑफ एनर्जी कहा जाता है ना। ठीक है, और इसी एनर्जी को फिर ये कोशिका जो है वो क्या करेगी? यूज करेगी। ठीक है, क्लियर? तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है इनका एक ही उद्देश्य है, ब्लड को क्या देना? ग्लूकोज देना। मेन उद्देश्य ये की पॉइंट। ठीक है, क्लियर यहां तक? क्लियर ना? ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने यहाँ पे देख लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिर्फ मेन उद्देश्य है ब्लड को ऑक्सीजन देना। क्योंकि गैसों का एक्सचेंज जो होता है, गैसों का एक्सचेंज जो है वो फेफड़े में हो रहा है। ऑक्सीजन दे रहे हैं तभी CO2 बाहर निकलेगा, है ना। ठीक है, तो ब्लड को ऑक्सीजन जब देते हैं तो आपको मालूम है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स। तो रेस्पिरेशन के थ्रू जब ये ऑक्सीजन जब ब्लड के पास पहुंच गया, ये ब्लड के पास, ठीक है, तो इस सेल में यहाँ पर ग्लूकोज और O2 के बीच में, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो फूड मटेरियल है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक डाउन हुआ ना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आगे चले। चले ना आगे? यस सर। सर अब गेट के बाहर निकल जाऊं? जो मैं बात नहीं कहूंगा, जो बात नहीं करेंगे। एक नंबर कॉमेडी क्या करेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, वो नहीं लिख पाते हो तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आप लोग घर में पोछा लगाते हो, हम यहाँ पोछा लगा रहे हैं। देखिए, चलिए अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। धीरे धीरे बनेगा ना,
ठीक है, एक बार तुरंत नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पर आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है, ये मान के चलिए ये ऐसा है ना, ऐसा है, जैसा है, ठीक है, ऐसा है, ये है ना, ऐसा है ना, समझ रहे हो ना, ये ऐसा है, ठीक है, और आप ऐसा देखोगे तो ये ऐसा होगा, लेकिन ये ऐसा है, ठीक है, तो जब ये ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, सर कैसा है ना, है? और ये राइट है, ठीक है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। इस ब्लैक बोर्ड का राइट साइड आपका लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, और ये राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में जो दिखाई दे रहा है ये है राइट आर्टरी, ठीक है, राइट आर्टरी है, और ये आपका लेफ्ट आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट आर्टरी है, और ये नीचे की ओर जो संरचना आपको दिखेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये वाले पार्ट जो आपको जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ऊपर में इस यहां से जुड़ा हुआ रहता है आपका वेन, जो सिरा जो होता है वो यहां से अटैच रहता है, ठीक है, यहां से अटैच रहता है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इधर से, ठीक है, ये यहां से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और एक पार्ट यहां से इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका आर्टरी वाला पार्ट है, ठीक है, और ये आपका वेन्स वाला पार्ट इधर भी है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा आपको पता है? क्योंकि आपको यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखना है। जब यहाँ पर धमनी की बात हो रही है, धमनी, ठीक है, धमनी की बात हो रही है, और एक यहाँ पर बात हो रही है सीरा की बात हो रही है, ठीक है, और एक आपका केशिकाएं, तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। धमनी का काम होता है, लाने का काम करता है, लाने का, ठीक है, जो शुद्ध रुधिर जो होता है उसको लाने का काम करता है, और सीरा का काम होता है, एक मिनट, ठीक है, धमनी का काम है ले जाने का, ठीक है, ले जाने का काम करता है, और ये लाने का काम करता है, लाने का काम करता है, ठीक है, और ये जो केशिकाएं जो होता है ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, समझ गए आप लोग यहां तक? तो देखिए, ये आपके जो सिरा है, ठीक है ना, सिरा है, इस सिरा से ये अंदर आएगा ब्लड, कैसा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड,
और ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे लाने का काम कौन करता है? सीरा। तो सीरा लाने का काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लाता है, ठीक है ना। अशुद्ध रुधिर है ये, अशुद्ध रुधिर। सीरा जो है वो अशुद्ध रुधिर को हृदय के पास लाते हैं, और हृदय की कहाँ पे ला रहे हैं? आर्टरी में ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये पुश कर देगा, सर ठीक है। हाँ वहां पे लिखे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, अभी बोल रहे हैं कि अशुद्ध रुधिर। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड क्यों दिया? डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड है ये, ठीक है। तो डी ऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रुधिर जो है, ठीक है, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे पुश कर दिया, और पुश करने के बाद ये यहाँ पे आ गया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में आने के बाद ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये Hb जो होता है, हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे इधर चला गया। कहाँ पे चला गया? इस फेफड़े के पास, ठीक है। कहाँ चला गया? फेफड़े के पास चला गया। अब आप जानते हैं कि ये जो ब्लड जो है, जब यहाँ पर O2, अब आप समझ गए होंगे कि वो CO2 जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज CO2 और O2 के बीच में जो हो रहा है ना, आप समझ गए होंगे कि ये जो CO2 जो है, ठीक है, ये इधर जाता है, ठीक है, और ये O2 जो है वो इधर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि CO2 कहाँ से आया, कहाँ से आया CO2? सर रिपीट कीजिए ना थोड़ा सा। इधर से सीरा से आपका जो डीऑक्सीजनेट अशुद्ध रुधिर जो है वो आपके धमनी में आया, धमनी, ये धमनी है, ठीक है, धमनी में आ गया, राइट आर्टरी, और ये आपका वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ऐसा चला गया दायां आलिंद और दायां नीलाची, दायां आलिंद दायां नीला, ठीक है। और नीला के बाद ये सीधा कहाँ चला गया? हृदय में चला गया, और हृदय में हम देख रहे हैं कि गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ये O2 जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आ रहा है ना यहाँ पर श्वसन की क्रिया में, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि O2 तो ऊपर से आया, लेकिन ये CO2 कहाँ से आया? और यही CO2 इसी ट्रेकिया से ऊपर जाएगा, फिर नाक से बाहर निकलेगा। कहाँ से आया ये CO2? मैं बताऊं? वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से। सीरा से सर। सर मैं बताऊं? हाँ सर वो जो क्या कहते हैं, डाइजेशन वाला प्रोसेस था ना, वहां पे स्टार्च और ग्लूकोज का फॉर्म हुआ था, फिर जो फिर वहीं से सर, वहीं से आया था। देखिए, जब यहाँ पर डीऑक्सीजनेट, ये है आपका डीऑक्सीजनेट ब्लड, ये है ना डीऑक्सीजनेट ब्लड। अब जब ये डीऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ गया? फेफड़ा में, ठीक है। और फेफड़ा में गया, फेफड़े में गया, मतलब यहाँ कोशिकाओं में जब गया ये, ठीक है, क्योंकि वो सेल है ना वो भी, तो ठीक है। तो फेफड़े के सेल्स में जब गया, तो इस फेफड़े में क्या है? O2 है ना, O2 ने क्या किया? ये दोनों अलग हो गए ना, Hb प्लस CO2 में टूट गया, ये टूट गया ना, Hb प्लस CO2 में टूट गया ये, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन जो होता है श्वसन की क्रिया में, किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये Hb हीमोग्लोबिन है, और ये जो CO2 जो है, ये CO2 क्या हो गया? यहाँ पर गैसों के बीच में एक्सचेंज हो गया, CO2, यही CO2 है,
इस अशुद्ध रुधिर है ना जी, ये क्या है, ये अशुद्ध रुधिर है ये, ठीक है ना, अशुद्ध रुधिर है ना या नहीं है, ठीक है, अशुद्ध रुधिर है। और इस अशुद्ध रुधिर जो है ये आपका अलग हो गया, ठीक है, तो ये CO2 जो है वो बाहर निकल गया नाक के माध्यम से, ठीक है, और ये O2 जो है, ये आपका जो O2 जो है ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये O2 जो है इस Hb प्लस O2 दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेगा HbO2, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, ये आ गया ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड HbO2 ये यहां पर आ गया, कहां पे, लेफ्ट आर्टरी में आ गया, लेफ्ट आर्टरी में। और लेफ्ट आर्टरी में आने के बाद ये यहां पर आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये इधर की ओर प्रवेश करेगा, ठीक है, और इधर की ओर प्रवेश करते हुए, ठीक है, ये इधर होते हुए ये कहां पे आ जाएगा, ये वाला नली जुड़ा हुआ रहता है इधर ऐसा, ठीक है, धमनी से, ठीक है, धमनी नहीं, ये वाला जो पार्ट जो है ये क्या है, हाँ धमनी ही है, ये धमनी है ये, ठीक है। और ये धमनी के माध्यम से ये कहां पे चला गया, अब नीचे ये समझ में आ गया ना, नीचे वाला मिटा दूं, सर नहीं, मेरे को नहीं आया है। चलो ठीक है, तो फिर मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि आपका टाइम भी हो गया, ये वाला कल समझा दूंगा फिर, हाँ ठीक है, ठीक है। कल के टॉपिक में इसको मैं पहले क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर जो ये तो अभी बेसिक देख रहे थे, तो चैप्टर नंबर 1 जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कल शुरू कर देंगे ये समझाने के बाद, ठीक है ना। इसलिए आपको ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको मैंने पहले ही बताया है कि मनुष्य में जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ना, दोहरा परिसंचरण तंत्र। और दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जिसमें ब्लड जो है वो हृदय से होकर 2 बार क्रॉस करती है ना, इसलिए आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे। सर इसको YouTube में अपलोड करेंगे क्या? हाँ करूंगा ना, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक जो है उसको एक्चुअली अधूरा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जब आर्टरी यहाँ से आएगा, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, और यहीं पर ये आर्टरी धमनी जो है वो इधर आएगा, इधर, ठीक है, और ये यहाँ से जो सिरा है, इस सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और सिरा यहाँ पर आ जाएगा, तो सिरा और ये धमनी दोनों आपस में, क्योंकि सिरा और धमनी जो होता है वो बड़ी बड़ी नलिकाएं होती है, वाहिका होती है, और बड़ी बड़ी नलिका हमारे शरीर के कोशिकाओं में, हमारे अंगों में नहीं जा सकता, तो हमारे अंगों में उसको पहुंचाने के लिए छोटे छोटे जो वाहिका, जो सिरा और जो धमनी जो है वो छोटे छोटे नली में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस नली को कहा जाता है केसिकाए, कैपिलरी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया था धमनी और सिरा जहां आपस में मिलता है उसे केसिकाए कहते हैं, और उसी केसिकाए से जो ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं, जहां पर ऑक्सीजन है, वो उसी के माध्यम से फिर वहां पे हमारे जो अंग है, चाहे वो हमारा ब्रेन ही क्यों ना हो, वो ब्रेन वहां पे पहुंचता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ब्लड जो है, ब्लड का मेन काम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ही है, और ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मेन क्या है, ऑक्सीजन को ही पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जिसे प्राण वायु कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हर तरफ ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ही पहुंचा रहा है, क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन के पास ऑक्सीजन की कमी हुआ सिर दर्द होने लगेगा। अब ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हुई तो भी सिर दर्द होगा, ठीक है, याद रखें। तो हीमोग्लोबिन जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि हीमोग्लोबिन आपका 13 ग्राम से कम हुआ तो ये मानते चलिए कि आपका सिर दर्द वगैरह हो गई होगा। चलिए ठीक है, कल के क्लास में हम इसको रिपीट कर लेंगे एक बार, ठीक है ना।
Okay, see you. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Bye, sir. Thank you.